वेलकम टू शेयर विज्ञान एपिसोड नंबर 5। तो इस एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है, उसको कैसे, कुछ रूल्स आपको बताएंगे जिससे कि पोर्टफोलियो बनाने में आपको आसानी हो, आप समझ में आएगी किस तरह से बनाना चाहिए उसको। डिस्क्लेमर हमारा हमेशा रहता है कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, सो काइंडली डू योर ओन रिसर्च बिफोर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो पोर्टफोलियो में कई सवाल होते हैं। पहला सवाल तो ये दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ अ शेयर पोर्टफोलियो, शेयर पोर्टफोलियो है क्या, ओके, और वो ज़रूरी क्यों है, क्यों चाहिए, फिर उसको बनाना कैसे है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो बैलेंसिंग क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कि व्हाट इज़ अ शेयर पोर्टफोलियो, होता क्या है। बेसिकली शेयर पोर्टफोलियो और कुछ नहीं होता है, एक सेट होता है डिफरेंट शेयर्स का, जिससे कि आपको हायर देन एवरेज रिटर्न मिल सके और इन अ रीजनेबल पीरियड टाइम। जो पीरियड ऑफ टाइम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 साल वेट कर रहे हो, 20 साल वेट कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। एक रीजनेबल पीरियड होना चाहिए, 2 साल, 5 साल, 1 साल, 1.5 साल, कुछ भी हो सकता है। वो पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो उतने समय में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रिस्क जो है आपका वो कंट्रोल में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो ही पूरा एकदम आधा हो गया है, आधे से भी कम हो गया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, जो पोर्टफोलियो बनता है उसमें सिर्फ शेयर्स नहीं होते हैं। तो पूरा पोर्टफोलियो जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, डेट फंड हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, शेयर्स हो गए, सब होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम, क्योंकि शेयर विज्ञान में फ़िलहाल हम सिर्फ शेयर्स के बारे में बात करते हैं, तो हम शेयर्स में वो रिस्क और रिटर्न कैसे इस तरह से रखें कि एक रिस्क को कम कर दें और रिटर्न जो है वो अच्छा आता रहे, हायर रिटर्न विथ लो रिस्क का सिनेरियो रहे। तो उस चीज़ पे हम चलते हैं। तो उसमें ये रूल्स जो हैं वो एक के बाद एक हम दिखा रहे हैं कि कैसे हमने इसको बनाया है। पहला तो ये है कि 3 डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर से कम आपको शेयर्स उठानी चाहिए। मैक्सिमम 3 से 5 के बीच में। ये नहीं होना चाहिए कि आपने सारी की सारी जो है, जैसे आईटी सेक्टर की उठा ली, हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर की उठा ली। उससे क्या होता है कि आपका, अगर वो सेक्टर में प्रॉब्लम्स आई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन हो जाती है। जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है या लॉस हो जाता है। तो इस वजह से आपको कई सेक्टर्स की शेयर्स जो है अपने पोर्टफोलियो में रखनी पड़ती है। तो मेरा रूल ये रहा है कि कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5। और उसका कारण जो है वो ये है, जो स्टॉक्स हैं वो भी मैं 10 से 15 ही रेकमेंड करता हूँ। रेकमेंड क्या करता हूँ, मैं खुद ऐसा करता हूँ। तो 10 से 15 स्टॉक जो है वो अपने पास एक समय में होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। उसका कारण ये है कि हम सब लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो नौकरी पेशा लोग हैं, काम करते हैं या बिज़नेस करते हैं। तो उनके पास समय नहीं होता इतना मॉनिटरिंग करने के लिए, रोज़ रोज़ आप शेयर्स चेक करें, मॉनिटर करें, वो ज़रा कठिन हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा शेयर होती हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 50-50, 60-60 शेयर लेके बैठे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो शेयर्स को कैसे, कब खरीदना है, कब बेचना है। तो प्रॉफिट जो है वो अपने आप उतना नहीं इंश्योर होता, उतना होता नहीं है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप, जैसे आप नौकरी पेशा हैं तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसे उसमें ना डाल पाएँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई करोड़ों में नहीं डाल रहे हैं, 10 लाख रुपए डाल रहे हैं, अगर आप 50 शेयर्स में डालेंगे तो हर एक शेयर में बहुत छोटा अमाउंट आएगा। उससे क्या होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब, जब भी आप खरीदें या बेचेंगे तो आपको कुछ परसेंटेज उसका देना पड़ता है, वो खरीदने बेचने का कॉस्ट। प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बोलते हैं हम खरीदने पे नहीं लेते, लेकिन आप देखेंगे कि जब बेचेंगे तो आप डबल दे देंगे उसका। इस तरह से करते हैं वो। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ वो ऐसे ही करता है, हालांकि वो सबसे लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कहते हैं कि खरीदेंगे आप तो हम कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जब आप बेचेंगे तो जो खरीदी हुई वैल्यू है और जो बेची हुई वैल्यू है, दोनों पे एक छोटा सा कॉस्ट लेते हैं। तो जितनी बार आप खरीदे बेचेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट कम होती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रखने चाहिए।
तीसरा रूल जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वो ये है कि जो कंपनी का बीटा है या पोर्टफोलियो का बीटा है, वो कंपनी का बीटा तो खैर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज बीटा आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए वो 1 के आसपास होना चाहिए। बहुत 1 से ऊपर नहीं, बहुत 1 से नीचे नहीं। ये क्या होता है, ये बीटा जो है वो रिस्क है, रिस्क को दिखाता है वो। तो अगर 1 से बहुत ज़्यादा है इसके मतलब आपका पोर्टफोलियो रिस्की है। अगर 1 से बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, उस केस में आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं ले रहे तो आपको रिटर्न उतना नहीं मिलेगा। तो जो एक बैलेंस करने वाला तरीका है उसमें ऐसा है कि 1 के आसपास रहे तो बहुत अच्छा है। और ख़ासकर ये रूल जो है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए भी बता रहा हूँ, तो बिगिनर्स जो हैं, जो शुरू कर रहे हैं इसमें, तो वो इस रूल को अगर फॉलो करेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनको डर नहीं लगेगा मार्केट में कि शेयर मार्केट सडनली डाउन हो गया तो मेरे स्टॉक्स का क्या होगा, पोर्टफोलियो का क्या होगा, बिल्कुल ही नेगेटिव ना हो जाए। तो वैसा नहीं होता है। अगर 1 के नीचे रहेगा आपका स्टॉक जो है काफ़ी स्टेबल रहेगा पोर्टफोलियो। एक और रूल जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि जब मैं स्टॉक एक इंडस्ट्री से उतारता हूँ तो उसकी हमेशा नंबर 1 या नंबर 2 कंपनी को ही उठाता हूँ, उससे नीचे वाली कंपनीज को अक्सर नहीं उठाता हूँ। अक्सर, हमेशा ये रूल फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी किसी सेक्टर में कोई क्लियर कट लीडर होता नहीं है। जैसे फार्मा इंडस्ट्री ले लीजिए तो उसमें फॉर्मुलेशंस वाले अलग हैं, इंटरमीडिएट्स बनाने वाले अलग हैं, एपीआईज बनाने वाले अलग हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो ये सब अलग अलग लोग हैं और हर एक में साइज़ अलग है कंपनीज़ का। कहीं पे बहुत बड़ी कंपनीज़ है, कहीं छोटी कंपनीज़ है, मिड साइज़ कंपनीज़ है। तो हर जगह ये रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन जहाँ भी ये रूल क्लियर कट फॉलो हो सकता है, जैसे एफएमसीजी सेक्टर में। अब आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर में जाएंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एकदम क्लियर कट चॉइस है, कोलगेट पामोलिव एकदम क्लियर कट चॉइस है। तो उस केस में कोई आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे आप टेक सेक्टर में जाएंगे, आईटी सेक्टर में, तो उसमें भी बहुत क्लियर कट है। टीसीएस जो है वो बहुत क्लियर कट चॉइस है, इन्फोसिस बहुत क्लियर कट चॉइस है, और एक आध और भी हैं। तो उसमें से जो टॉप 2 हैं वो मैं उठा लेता हूँ। ये मेरा एक और रूल है। अच्छा, उसके बाद जो रूल्स हमने पहले बताए हैं कि कब खरीदना है वो फॉलो करता हूँ, और थोड़ा सा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होल्ड करता हूँ उसको। वो पीरियड क्या है? वो पीरियड ये है कि जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको तब खरीदने में फ़ायदा होगा जब आपका प्राइस जो है इतना कम हो कि उससे 20 डे एवरेज ऊपर हो, 20 डे से 50 डे एवरेज ऊपर हो, 50 डे से 200 डे एवरेज ऊपर हो, और आरएसआई भी 30 के आसपास हो, 30 के आसपास हो, तो वो खरीदने का अच्छा मौका रहता है। तो जब ये पूरा रिवर्स हो जाए, यानी कि आपका प्राइस सबसे ज़्यादा हो जाए, उसके नीचे 200 डे एवरेज, उसके नीचे 20 डे एवरेज, फिर 50 डे एवरेज, फिर 200 डे एवरेज, ऐसे इस तरह से हो जाए, तो इसके मतलब आप उसको कंसिडर कर सकते हैं बेचने के लिए। तो ये दोनों जो टाइम पीरियड है, इनके बीच का जो समय है वो, उसको मैं बोलता हूँ कि ये आपका होल्डिंग पीरियड है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कई बार आप इससे ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस होल्डिंग पीरियड के अंदर में मुझे, मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे 20% रिटर्न चाहिए, अब वो 20% रिटर्न नहीं मिला आपको, 10% मिला, 15% मिला, तो आप बेच भी सकते हैं। या फिर आप ये सोच सकते हैं ठीक है, मैं अभी नीचे जाएगा, उसके बाद फिर एक और पीक आएगी तो फिर मैं वेट करूँगा और ऊंची शायद पीक आ जाए, तो वो पीरियड आप बढ़ा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता है, इसमें थोड़ी सी इंडस्ट्री नॉलेज चाहिए। अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए वेट करना चाहते हैं, एक पीक आ गई, अब उसके लिए एक और बार वेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बीच में नीचे भी जाएगा शेयर प्राइस, फिर ऊपर जाएगा। तो ये इसको मैं बोलता हूँ पीरियड, एक एकदम लो पे और एकदम हाई पे, जब दोनों के बीच का पीरियड, जो कि लास्ट पॉइंट जो इसमें दिख रहा है आपको स्लाइड में, उससे डिसाइड हो जाता है। अच्छा, आखिरी रूल जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, वो ये है कि किसी भी शेयर को, जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो उसमें मैक्सिमम एक शेयर की वैल्यू जो वो करीब 15% होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो आपकी शेयर है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
वो थोड़ा सा कम रिस्की है तो आप 15 की जगह 16 कर लीजिए, 17 कर लीजिए, उतना ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आइडियली जो है आपको 15% या उससे नीचे रखना चाहिए, जो कि मैं खुद करता हूँ। और 5% से नीचे किसी शेयर को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर उससे जो गेन होगा वो इतना कम होता है कि उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही में काफ़ी कुछ चला जाता है, तो इतना फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए इससे बेटर ये होगा कि 5% तक कम से कम रखा जाए। अब पोर्टफोलियो की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पोर्टफोलियो इसलिए डिज़ाइन करते हैं हम लोग शेयर विज्ञान में वैज्ञानिक तरीके से कि उसमें एक आपको हाई रिटर्न भी मिले, जिससे कि जो भी आप रिस्क ले रहे हो शेयर मार्केट में, क्या है कि फिक्स डिपॉजिट से तो ज़्यादा ही रिस्क है, और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट, उनसे ज़्यादा रिस्क होता है इसमें। लेकिन क्या होता है कि उस रिस्क से आप अगर आप ले रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है, आप ये आशा करते हैं कि आपकी रिटर्न हाई हो जाए। तो हम ये कोशिश करते हैं पोर्टफोलियो में कि आपकी रिटर्न भी हाई हो जाए, जिससे कि जो रिस्क आप ले रहे हो वो जस्टिफाई हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, हमने रिस्क ली, एफडी से थोड़ी ज़्यादा रिस्क ली, लेकिन मुझे रिटर्न भी अच्छा मिल गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें हम कोशिश ये करना चाहिए हमें कि हाई रिटर्न विथ लो रिस्क रहे। यही होती है साइंटिफिक नॉलेज, यही शेयर विज्ञान है। तो हम यही कोशिश करते हैं इसमें कि हाई रिटर्न विथ लो रिस्क रहे। और आखिरी चीज़ इसमें यह होती है कि आपका कैपिटल जो है ओरिजिनल, जो जैसे आपने 10 लाख लगाया है, वो आपका कम नहीं होना चाहिए, कभी भी वो खोना नहीं चाहिए। ये सब होने के बाद इसमें क्या होता है, इसको इंश्योर करने के लिए पोर्टफोलियो में कई बार क्या होता है कि आपको कुछ शेयर्स जैसे बेचने और ख़रीदने के जो रूल्स बताए हैं मैंने, उसके हिसाब से निकाल के फिर आपको दूसरे सेक्टर्स की शेयर्स खरीदनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी सेक्टर का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे किसी टाइम पे कोई सेक्टर ऊपर होता है, फिर वो नीचे हो जाता है। जैसे आपके पोर्टफोलियो में वैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो एक राय ये भी है कि आपकी जो टोटल आपने जैसे 10 लाख इन्वेस्ट किया, उसमें 40% जो ऊपर नीचे होता है वो ओवरऑल मार्केट की वजह से होता है। इकॉनमी ऊपर गई नीचे गई, 30 से 40% उसकी वजह से होता है। और 30% होता है इंडस्ट्री की वजह से, वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो होती है उसकी वजह से ऊपर नीचे होता है। और 30% वो शेयर की वजह से होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटी 1/3 का रूल है, 33 मान लीजिए, याद रखने के लिए। और बहुत लोगों की राय अलग अलग है, कोई किसी को ज़्यादा वेटेज देता है, कोई किसी को देता है। तो लेकिन ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ कि 40-30-30 या 33-33-33, 1/3 तो उसमें 1/3 इकॉनमी की वजह से ऊपर नीचे होता है, 1/3 इंडस्ट्री की वजह से, 1/3 आपकी जो शेयर्स आपने खरीदी हैं। तो उसमें आपका कंट्रोल जो है वो दो चीज़ों पे है। आपका कंट्रोल अक्सर आप कौन सी इंडस्ट्री से शेयर खरीद रहे हैं, और दूसरा कंट्रोल जो ज़्यादा ज़रूरी कंट्रोल है वो कि कौन सी शेयर खरीद रहे हैं। तो ये दोनों के मैंने रूल्स बताए हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है किसी भी शेयर को खरीदने के लिए। तो ये था पोर्टफोलियो के बारे में। अब जैसे इसमें देखिए सेक्टर्स के बारे में जो हम लोग कह रहे थे, किस इंडस्ट्री सेक्टर्स के, तो ये सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मटेरियल्स हो गया, हेल्थ केयर, फार्मा हो गया, बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ कि ये सेक्टर्स मेनली होते हैं, और बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ ही सेक्टर्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। अब जैसे ये एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे पोर्टफोलियो बैलेंसिंग की है, ये मैंने खुद की हुई है। तो आप लेफ़्ट साइड में देखें, ये मेरा पोर्टफोलियो होता था कुछ समय पहले। तो उसके बाद किसी शेयर ने प्रॉफिट दिया, मैंने उसको प्रॉफिट को निकाल लिया, मतलब बुक कर लिया प्रॉफिट, और कुछ नए कंपनीज जोड़ लिए जिनको फंडामेंटल एनालिसिस के बाद मुझे लगा कि उनको लेना चाहिए, और बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कहने का मतलब जो हमने बाइंग का रूल बताया था RSI और सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पे, तो उस बेसिस पे जहाँ जहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई, तो उसकी वजह से जो रूल मैंने बताया था बेचने का, कुछ कंपनीज में वैसा रूल आया, तो मैंने उससे बेच के कुछ प्रॉफिट कमा लिया। उसके बाद कुछ समय तक वेट किया, ज़्यादा वेट नहीं किया, 1 हफ्ता 5-10 दिन में एनालिसिस पूरी करके, पहले से ही कर रखी थी, वेट कर रहे थे कौन सी शेयर का प्राइस कहाँ आएगा, तो मेरे रूल के हिसाब से
उसको ले लेना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ शेयर नई आ गई हैं, जैसे पहले मेरे पास एम्बर और मदरसन नहीं थी, अभी वो मेरे पोर्टफोलियो में आ गई है। पहले मेरे पास इन्फोसिस थी, अब नहीं है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया है और कुछ कंपनीज को होल्ड किया है, क्योंकि उनमें अभी वो पीक नहीं आया है जो कि जिस पे कि मैं सोचूं कि अब उसको निकाल दूं। तो हर एक कंपनी का आप एक समझिए साइकिल होता है। पहले मेरे पास मटेरियल्स में भी इन्वेस्टमेंट थी, सेल में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उसमें काफ़ी प्रॉफिट मिल गया मुझे बीच में जब प्राइस बढ़ा था, फिर नीचे आ गया तो मैंने अपने रूल के हिसाब से बेचा था उसको। उसके बाद उसमें जो प्रॉफिट मिला वो मैंने डाइवर्ट कर दिया नई टाइप की कंपनीज में। तो इस तरह से मेरा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है, इसमें गैम्बलिंग नहीं है। आप देखिए कहीं भी गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पे हम कंपनीज की फंडामेंटल जो बिजनेस चल रही है उसको देख देख के फिर इन्वेस्ट करते हैं और अपने वैज्ञानिक तरीके से उसको खरीदते और बेचते हैं। तो उससे एक स्टेडी तरीके से एकदम सतत आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती रहेगी, आपकी गेन बढ़ती रहेगी। तो ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये आखिरी में ये जो एक चीज़ रह गई थी वो ये था कि कुछ कंपनीज की जो टोटल शेयर होल्डिंग होती है, मतलब सारे शेयर्स की वैल्यू होती है, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन करते हैं, यानी कि सारी शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है। तो कुछ कंपनीज की बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों करोड़ में होती है, कुछ की 1000 करोड़ में होती है, कुछ की 100 करोड़ में होती है। तो उनको कहते हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं उनको कहते हैं लार्ज कैप, और बाकी जो मिडिल में होती हैं उनको मिड कैप, और जो छोटी होती हैं उनको स्मॉल कैप कहते हैं। तो अक्सर मैंने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से रखा है कि लार्ज कैप में 50%, मिडिल कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25%। तो ये इसका कारण ये होता है कि जिस कंपनीज में, कुछ स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है या मिडिल कैप में ज़्यादा हो जाती है तो उसका फ़ायदा ले लेते हैं, और लार्ज कैप कंपनीज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो रिस्की नहीं है, तो उसमें ग्रोथ भी मिलती रहती है और आपका रिस्क भी कम रहता है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी और रिस्क भी कम रहेगा। सो इस तरीके से हम शेयर विज्ञान में आपको ये बताते जाते हैं कि किस तरह से आप शुरू करें और किस तरह से आप अपना जो है पोर्टफोलियो बना के अपना रिस्क और रिटर्न, हाई रिटर्न के साथ लो रिस्क रखें, सेफ पोर्टफोलियो विथ गुड रिटर्न्स। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये हमारा मोटो है, सेफ पोर्टफोलियो विथ गुड रिटर्न्स। तो धन्यवाद सुनने के लिए, और आगे भी आपके लिए अच्छे ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे।